आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखते हैं किस तरह से डेमोक्रेसी का हिटलर ने विनाश किया। जैसे ही हिटलर गवर्नमेंट के अंदर आ गया, मतलब पावर उसके हाथों में आ गई, तो उसने डेमोक्रेसी के जो भी प्रिंसिपल्स थे सभी को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। ऑन 30 जनवरी 1933 को जो प्रेसिडेंट थे जर्मनी के हिडेनबर्ग, उन्होंने हिटलर को चांसलरशिप की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती थी जो कि हिटलर को मिली। बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। अब ये वो टाइम पीरियड था जो नाजी पार्टी कंजर्वेटिव्स को भी अपने साथ मिला चुकी थी। मतलब नाजी पार्टी ने कंजर्वेटिव्स का भी विश्वास जीत लिया था और उनके साथ मिल गई थी, जिसकी वजह से इनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, स्ट्रॉन्ग हो गई थी। हैविंग अक्योर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब इस बढ़ती पावर की वजह से हिटलर ने जो डेमोक्रेटिक रूल था उस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, चेंज कर दिया। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move। अब एक चांस सबसे बड़ा इसको कब मिला हिटलर को इस डेमोक्रेसी को तोड़ने का, जब जर्मन पार्लियामेंट के अंदर आग लग गई। ठीक है, और बड़े रहस्यमयी तरीके से आग लग गई, किसी को पता ही नहीं लगा किसने लगवाई और किस वजह से, क्या कारण रहा। तो इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि एक पार्लियामेंट के अंदर आग लग जाना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो इसका फ़ायदा इसने उठाया और क्या किया, जनता के जो भी सिविक राइट थे, ठीक है, उन सभी को ही सस्पेंड कर दिया। इस फायर डिक्री की, फायर मतलब जब पार्लियामेंट के अंदर आग लगी, ठीक है, तो इस आग से रिलेटेड इसने एक डिक्री, एक अध्यादेश, मतलब एक आदेश जो एक हेड के द्वारा लिया जाता है, तो एक हेड के द्वारा लिया गया जो आदेश था इस फायर से रिलेटेड था। इसकी आड़ में इसने क्या किया, लोगों के सिविक राइट कौन कौन से, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, ठीक है, इन सभी सिविक राइट्स को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। कब, 28 फरवरी 1933 को, ठीक है, जो कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिए थे। देन ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमीज द कम्युनिस्ट, और उसके बाद उसने दूसरा जो निशाना साधा वो कम्युनिस्ट, जो कि इसके सबसे बड़े शत्रु थे हिटलर के, नाजी पार्टी के, उनके ऊपर अटैक किया। दूसरा क्या किया इसने, मोस्ट ऑफ हुम वर हार्डली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली इस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप्स। अब हमने देखा था कि जो हिटलर था उसने कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाए थे। इन कंसंट्रेशन कैंप्स में लोगों को वो जिंदा ही छोड़ देता था, और यहाँ पर इन कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर गैस चैम्बर्स होते थे, और इन गैस चैम्बर्स के अंदर इन जिंदा लोगों को ही छोड़ दिया जाता था। जिसको भी ये मरवाना चाहता था उन लोगों को वहाँ छोड़ देता था, ठीक है, और गैस, पॉइजनफुल गैस वहाँ छोड़ दी जाती थी, और उस जहरीली गैस के कारण दम घुटने से वहाँ लोगों की मौत हो जाती थी। तो इसने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को इन कंसंट्रेशन कैंप्स में छोड़ दिया। द रिप्रेशंस ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सीवियर। अब इन कम्युनिस्ट को दबाने के लिए या इनको ख़त्म करने के लिए हिटलर ने बहुत ही सख्त कड़े रूल रेगुलेशन अपनाए। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ ड्यूसलडॉर्फ एक छोटा सा सिटी है, ठीक है, वहाँ की 500,000 पॉपुलेशन को इसने, मतलब छोटा सा एक ये शहर था, वहाँ के उसने 6,808 लोगों को अरेस्ट किया और उनकी फ़ाइल तैयार की। उन फाइल में से 1440, मतलब 6,808 फाइल में से 1440 फाइल जो थी इन कम्युनिस्ट लोगों की ही थी। दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स persecuted by the
नाजीज अक्रॉस द कंट्री। इनके अलावा सिर्फ ये नहीं था कि ये कम्युनिस्ट से ही या ज्यूज से ही हेट करते थे, इनके अलावा 52 टाइप्स के ऐसे लोग थे जिसको नाजी पार्टी ने मतलब प्रताड़ित किया था, टॉर्चर किया था और गैस चैम्बर्स में डाल दिया था। ठीक है। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस, इसके अलावा हिटलर ने 3 मार्च 1933 को एक नया एक्ट पास किया जिसका नेम था एनेबलिंग एक्ट। ठीक है। और ये कब पास किया था? 3 मार्च 1933 को। ठीक है। दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस एक्ट की वजह से जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप टाइप गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई थी। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। ये जो एनेबलिंग एक्ट था हिटलर को और ज़्यादा पावर दे देता है और ये इस डिक्री के थ्रू क्या करता है, यानी अपने इस आदेश के थ्रू जो एनेबलिंग एक्ट है इसका यूज़ करते हुए पार्लियामेंट की जगह अपने आदेश के थ्रू रूल करता है। मतलब इसके आदेश सबसे ऊपर हैं, पार्लियामेंट से भी ऊपर। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी, अब देखो पार्लियामेंट बनी किससे थी? इलेक्टेड पीपल से। इन सभी को तो इसने ख़त्म कर दिया। ठीक है। किस लिए ख़त्म कर दिया? ताकि कोई हिटलर के अगेंस्ट ही ना जा सके। तो इसने और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ट्रेड यूनियंस थी, सभी को बैन कर दिया। सिर्फ एक नाजी पार्टी को एफिलेशन थी कुछ भी प्रचार करने की या सपोर्ट करने की। द स्टेट स्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। इस तरह से इस नाजी पार्टी यानी हिटलर ने जर्मनी की इकोनॉमी पर, जर्मनी की मीडिया पर, जर्मनी की आर्मी पर और जर्मनी की जुडिशरी पर, सभी पर पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित कर लिया। ठीक है। और इसके लिए उसने स्पेशल जो सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस थी, मतलब जो स्पेशल अपने, मतलब क्या होता है, जैसे हिटलर है, हिटलर ने अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसकी पार्टी के अगेंस्ट कोई भी कुछ घटना या कोई मूवमेंट या कोई उसके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र ना रचे, इसके लिए उसने जांच पड़ताल के लिए और सुरक्षा के लिए क्या कर दी, अपनी नई एक फोर्स बना ली। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म। हालांकि जर्मनी में एक ग्रीन यूनिफॉर्म वाली पुलिस पहले से ही स्थापित थी, बट फिर भी उसने अपनी खुद के लिए कुछ ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स एंड द गेस्टपो जो गुप्त तरीके से पूरा काम करती थी। ठीक है। ऐसी गेस्टपो पुलिस भी उसने अपनी स्टैब्लिश कर ली थी। एसएस जो कि प्रोटेक्शन स्क्वाड्स थे, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सभी पुलिस फोर्स के अंदर ही कुछ पोस्ट सब पोस्ट्स हैं। ठीक है। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेज दैट गेव द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रीडेड क्रिमिनल स्टेट। देखो ये जो न्यू उसने फोर्स तैयार की, इस न्यू फोर्स को इसने एक्स्ट्रा पावर दी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है एक पुलिस फोर्स को वो तो थी, इसके अलावा एक्स्ट्रा पावर भी इस फोर्स को इसने दे दी, पुलिस फोर्स को। ठीक है। नाजी पार्टी ने अब ये क्यों दी इसने? क्योंकि वो नाजी पार्टी की रेपुटेशन को बनाए रखना चाहता था और उसके अगेंस्ट जो भी कोई जाए उसको सीधा उठाकर इन कंसंट्रेशन कैंप में डाले और उनको मार दे। ठीक है। इतनी पावर इनको दी हुई थी, बिना किसी के ऊपर कोई लीगल कार्रवाई प्रोसीजर किए उसको जेल में डाल दिया। ठीक है। बिना किसी की बात सुने, चाहे उसका दोष हो या ना हो, बस अगर वो नाजी पार्टी के अगेंस्ट जाता हुआ अगर दिखता है तो कोई भी चार्ज उसके ऊपर लगाकर उसको इन कैंप में डाल दिया जाता था। ठीक है। अब इस पुलिस फोर्स ने इन अनलिमिटेड पावर की वजह से ही बहुत ही भयानक क्राइम किए। ठीक है। और नाजी पार्टी को अपनी जो रेपुटेशन है इस फोर्स की वजह से मिल पाई। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टपो टॉर्चर चैम्बर्स। लोगों से इस गेस्टपो पुलिस के थ्रू पूछताछ की जाती थी और टॉर्चर चैम्बर्स में लोगों को डाल दिया जाता था।
एंड सेंट ऑन कंसंट्रेशन कैंप, और उन्हें वहाँ से कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, उस पर्सन की बिना किसी इच्छा के और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना उनकी सुने उनको पनिश कर दिया जाता था। दिस पुलिस फोर्स एक्योर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी, और इस तरह से इस पुलिस फोर्स ने बिना किसी के हस्तक्षेप करे और असीमित अनलिमिटेड पावर के साथ नाजी पार्टी को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। अब आता है रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर assigned the responsibility of economic recovery to the economist हाल्मर शास्त। हिटलर जो है उसने जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन को रिकवर करने के लिए जिम्मेदारी उठाई थी, और ये जिम्मेदारी उसने किसको सौंपी? एक इकोनॉमिस्ट को। इकोनॉमिस्ट कौन? हाल्मर शास्त। ठीक है, ये जो शास्त था ये एक इकोनॉमिस्ट था, और इसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सभी प्लानिंग तुम मुझे बताओ। हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन। अब शास्त्र ने क्या कहा कि फुल प्रोडक्शन यानी 100% प्रोडक्शन होना चाहिए और 100% एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के उसने प्रोग्राम स्टार्ट किए ताकि इकोनॉमी इम्प्रूव हो सके। दिस प्रोडक्ट, और इसी प्रोजेक्ट के अंडर फेमस जो जर्मन सुपर हाईवेज हैं और जो जर्मन लोगों की जो कार थी वॉक्सवैगन, इस कार की जो प्रोडक्शन हुई वो इन्हीं प्रोजेक्ट के अंडर हुई। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर अक्योर्ड क्विक सक्सेसेस। अब देखो, एक तो इसने इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट कर लिया इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, दूसरा हिटलर बहुत जल्दी से इकोनॉमी को इम्प्रूव करना चाहता था। ठीक है, बहुत जल्दी से वो क्या करना चाहता था? जर्मनी को एक इकोनॉमिक वे से भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। तो उसने फॉरेन पॉलिसी अपनाई, और क्या फॉरेन पॉलिसी अपनाई? ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। अब देखो 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से भी पल्ला झाड़ लिया। लीग ऑफ नेशन क्या है बेटा? जैसे आज हमारे देश में यूएन काम कर रहा है ना, वर्ल्ड में यूएन यूनाइटेड नेशन काम करता है वर्ल्ड को पीसफुली मेंटेन करने के लिए, मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जैसे यूनाइटेड नेशन काम करता है, तो उस टाइम पीरियड पर लीग ऑफ नेशन काम करता था। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाई, तो इसलिए जल्दी ही ये नष्ट हो गई थी। तो लीग ऑफ नेशन से 1933 में हिटलर ने पल्ला झाड़ लिया, और उसकी अनसुनी करके बातें क्या किया उसने? जो फ्रांस ने राइनलैंड ऑक्यूपाई कर रखा था उसको दोबारा से रीऑक्यूपाइड कर लेता है, मतलब दोबारा जर्मनी के अंडर में ले लेता है। कब? 1936 में। और उसके बाद ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में ही मिला लेता है 1938 में। किस स्लोगन का फॉलो करते हुए? हिटलर का स्लोगन था कि 1 पीपल 1 एम्पायर एंड 1 लीडर, कि एक ही साम्राज्य होगा और उस साम्राज्य के जो लोग हैं एक ही होंगे और उनके ऊपर एक ही लीडर होगा। ही देन वेंट ऑन टू द वेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेंटलैंड। जर्मन का वो एरिया सुडेंटलैंड जहाँ पर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, जो कि चेकोस्लोवाकिया का था, उस पर वो कब्जा कर लेता है, उधर की तरफ मूव करता है, और बाद में पूरे ही चेकोस्लोवाकिया पर वो अपना कंट्रोल कर लेता है। इन ऑल ऑफ दिस, इन सभी के बावजूद जो इंग्लैंड है वो चुप रह जाता है, कुछ नहीं कहता। विच हैड कंसीडर्ड, क्यों नहीं कहता? क्योंकि वर्साइल वर्डिक्ट टू हश, क्योंकि जो वर्साइल में ट्रीटी हुई थी जर्मनी के लिए वो बहुत ही सख्त थी। ठीक है, और इसीलिए वो सोचता है इंग्लैंड कि ये अगर कुछ अपने लिए अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो करने दो भाई, क्योंकि इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय तो हुआ ही था। ठीक है, इसलिए इंग्लैंड चुप रह जाता है।
दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड। इस तरह से हिटलर ने अपने देश में और बाहर भी धीरे धीरे सक्सेस जो है उसको मिलने लगी। टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री, और वो अपनी इस होम और एब्रॉड सक्सेस के बेसिस पर अपनी कंट्री के भाग्य को बदलना चाहता था हिटलर। ठीक है, हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। अब हिटलर यहाँ तक नहीं रुका, उसने और भी आगे जो है काम किए। शास्द हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रियर rearmament as the state still ran on deficit financing causes. People, however, had no place in Nazi Germany. देखो, शास्त्र जो था, इकोनॉमिस्ट था, उसने हिटलर को एडवाइस दी कि अब हमें जो हथियार हैं, युद्ध वो कर रहा था दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करने के लिए, तो हमें ये जो युद्ध वाले स्टेप्स हैं ये नहीं उठाने चाहिए। दूसरे देशों के साथ जो युद्ध है वो नहीं करना चाहिए, या उनके एरिया पर भी अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम युद्ध ही करेंगे ना। तो इस युद्ध को रोकने के लिए, उसको ना करने के लिए एडवाइस देता है शास्त्र। लेकिन हिटलर का तो सपना था कि जल्दी से जल्दी दूसरे कंट्री, आसपास के जो प्लेस हैं उनको वो अपने अंडर कंट्रोल कर ले और उनके रिसोर्सेज भी उसके आसपास आ जाएंगे, और जिससे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शास्त्र ने हिटलर को कहा कि हम अभी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम इस तरह के स्टेप्स उठाएं, हमें इन चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हिटलर जो है इस बात को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हिटलर का क्या उसूल था कि कोई भी अगर उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है तो उसको अपनी पार्टी से अलग कर दिया जाए या उसको पनिश कर दिया जाए। ठीक है, तो हिटलर ने क्या कहा, उसको अपनी पार्टी से मतलब निकाल दिया। ठीक है, उसकी एडवाइस को भी नहीं माना और उसको उसकी पोस्ट छोड़ने के लिए बोल दिया। हिटलर चोज वार, और हिटलर ने वॉर को, युद्ध को चूज़ किया। ठीक है, एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग, और युद्ध करने के लिए उसने, देखो उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस था, मतलब आर्थिक संकट उसके ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन फिर भी उसने युद्ध को ही चॉइस किया। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशंस ऑफ टेरिटरी, क्योंकि हिटलर का मानना था कि जिस भी एरिया को वो जीतेगा, जिस भी टेरिटरी को वो जीत लेगा, उसके बाद उसका क्षेत्र भी बढ़ जाएगा और उसके जो रिसोर्सेज होंगे वो भी उसके पास आ जाएंगे। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, इसीलिए 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। दे स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, जिसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। इन सितंबर 1940, और सितंबर 1940 में एक थ्री पार्टी मतलब 3 पार्टीज के बीच में एक समझौता हुआ। कौन कौन सी 3 पार्टी? जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, इससे हिटलर की पावर इंटरनेशनल पावर बन गई, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये और ज़्यादा मजबूत हो गया। अब जो पपेट रेजिम थी, मतलब जो हिटलर और नाजी पार्टी के सपोर्टर थे, वो इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, उन मतलब यूरोप के जिन पार्ट्स में नाजी पार्टी के सपोर्टर और पपेट बैठे थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर, और 1940 के अंत तक हिटलर जो है एक पावरफुल पर्सन बन चुका था। हिटलर नाउ मूव्ड टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब हिटलर का तो क्या गोल था कि वो यूरोप को अपने अंडर कंट्रोल कर सके। ठीक है, कर ले और वहाँ के रिसोर्सेज को अपना रिसोर्सेज बना ले। ठीक है, तो इसीलिए वो ईस्टर्न यूरोप को कॉन्क्योर करने के लिए मूव करता है। ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। अब क्या चाहता था हिटलर, क्योंकि ये अपने जर्मनी के लोगों के लिए फूड की सप्लाई और रहने के लिए उनके लिए स्पेस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसीलिए वो यूरोप को जीतना चाहता था। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941, और इसीलिए वो क्या करता है,
सोवियत यूनियन पर जून 1941 में अटैक कर देता है। यही इसकी हिस्टोरिकल ब्लंडर थी, मतलब यही इसकी ऐतिहासिक सबसे बड़ी मिस्टेक थी हिटलर की। ठीक है, हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश। एक तरफ तो वो क्या करता है, सोवियत यूनियन पर एक साइड से तो यूनियन जो थी सोवियत यूनियन उसके ऊपर अटैक कर देता है, दूसरी तरफ से जर्मन वेस्टर्न साइड से ब्रिटिश जो थे उनके बॉम्बिंग, उनके बॉम्ब ब्लास्टिंग को सफ़र कर रहा था। एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। और देखो वेस्ट साइड में तो ब्रिटिश इसके ऊपर अटैक कर रहे थे जर्मनी के, और ईस्ट साइड से सोवियत आर्मी कर रही थी रशिया यानी, ठीक है, क्योंकि इसने पंगा लिया रशिया से। तो सोवियत रेड आर्मी जो है इसको कुचल देती है, इसकी आर्मी को, और इसको हरा देती है, ठीक है, बुरी तरह से। और कहाँ पर, स्टालिनग्रेड जो रशिया में प्लेस था वहाँ पर इसको जर्मनी को हरा देती है। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी, हमने देखा था रशिया के अंदर रेड आर्मी थी, है ना, तो सोवियत रेड आर्मी जो है हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। बर्लिन के अंदर जब मतलब जब तक बर्लिन के अंदर जर्मनी सोल्जर नहीं पहुंच जाते तब तक पीछा करते हुए ये रेड आर्मी सोल्जर उनके पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं, यानी उनके पीछे पीछे बर्लिन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अपनी सोवियत की पावर स्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पर, एंटायर ईस्टर्न यूरोप में। ठीक है, मीनवाइल द यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। स्टार्टिंग में तो क्या था, यूएसए जो है इस वॉर के अंदर कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा था। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉज्ड। इसकी युद्ध के अंदर पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर रहा था ये, क्योंकि जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूएसए को उठानी पड़ी, दोबारा वो इस तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए वो युद्ध में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा था। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। लेकिन लंबे टाइम पीरियड तक ये इस युद्ध से बाहर नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि आगे देखेंगे, जापान वॉज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जापान ईस्ट की तरफ अपनी पावर बढ़ाने के लिए युद्ध कर रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना, और वो फ्रेंच इंडो चाइना एरिया को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है ईस्ट की तरफ। एंड वॉज प्लानिंग अटैक्स, और साथ में यूएस नेवल जो थी पैसिफिक ओशन के अंदर जो यूएस की नेवी आर्मी थी उसके जो चेक पॉइंट थे उनके ऊपर अटैक करने की प्लानिंग करता है। ठीक है, व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएस बेस। जब जापान और हिटलर इन दोनों ने, मतलब जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, जापान ने मतलब हिटलर को सपोर्ट किया और अमेरिका के पर्ल हार्बर प्लेस पर बॉम्ब करने की इन्होंने योजना बनाई और बॉम्ब डाला। तो यूएस ने भी क्या कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री कर दी। ठीक है, द वॉर और यूएस के एंट्री करने के बाद ये युद्ध जो है इसका एंड होता है जापान के ऊपर, जब हिरोशिमा, जापान का जो हिरोशिमा प्लेस था, ठीक है, इस प्लेस पर जब यूएस बॉम्ब डाल देता है, उसके बाद मई 1945 में इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो जाता है। From this brief account of what happened in the Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. इस छोटे से टॉपिक के बाद हमें पता लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था। ठीक है, अब इसके बाद हम हेलमट की स्टोरी पर वापस आते हैं कि क्यों हेलमट के जो फादर थे क्यों सुसाइड करते हैं और कौन से क्रिमिनल उन्होंने काम किए जिसकी वजह से उनको सुसाइड करनी पड़ी। ठीक है।